नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। मैं डीएस सैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, हिंदी के क्षेत्र में देखें आप तो आपको किसी भी परीक्षा में, अधिकतर परीक्षाओं में हिंदी आ रही है और सवाल आप देख ही रहे हो। आजकल के जो सवाल बन करके आ रहे हैं वो किस टाइप से बन करके आ रहे हैं, अंदर से अंदर घुसता जा रहा है परीक्षक। तो आपको जो तैयारी करनी चाहिए वो बिल्कुल एक मोटे रूप में तो पढ़ना ही चाहिए, लेकिन बारीकी रूप को भी आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है साथियों। तो देखिए, आज मैं आपको हिंदी की जो शुरुआत है यहीं से लेता हूं। हिंदी की शुरुआत से हम पढ़ना चालू करेंगे और हिंदी की शुरुआत को अपन आगे बढ़ाते हैं। जीरो से हिंदी कहां से उठी है, कैसे चली है, यहां से कई प्रकार के प्रश्न आपके बनते हैं। हिंदी की इकाइयों पर आपकी जो स्वर है, व्यंजन है, उनको कैसे जल्दी याद किया जाए, अंदर से सवाल पूछ लिया जाए तो बहुत जल्दी किस तरीके से हम उसको याद कर सकते हैं, सेकंडों में हम उसका उत्तर दे सकते हैं। ये कोई ट्रिक नहीं है, एक तरीका है, केवल पढ़ने का तरीका है। आप अपना सकते हो, मैं अपना सकता हूं, कोई और अपना सकता है। तो साथियों, सबसे पहली बात करते हैं तो हिंदी की जो शुरुआत है हिंदी शब्द से ही होती है। सबसे पहली बात अपन हिंदी शब्द की बात करेंगे। देखिए, मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये मैंने आपको एक शब्द लिख दिया है हिंदी। यहां से ही इसकी शुरुआत होती है कि ये जो हिंदी शब्द मैंने लिखा है, ये हिंदी शब्द बना कहां से है, कैसे आया, इसका क्रम क्या है, यहां से कौन सी भाषा का ये शब्द है, इस तरीके के सवाल यहां से पूछे जाते हैं। तो मैं आपको यहां जो बताने वाला हूं हिंदी से ही। देखो, हिंदी के बाद में अपन एक छोटी सी शुरुआत में देखेंगे कि ये व्याकरण क्या है। व्याकरण क्या है, व्याकरण के बारे में सवाल पूछा जाता है। इसके बाद में देखो, भाषा से सवाल पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, मौखिक इकाई कौन सी है, लिखित इकाई कौन सी है, भाषा की पूर्ण इकाई कौन सी है, भाव के आधार पर इकाई कौन सी है, भाषा किसको कहते हैं, भाषा कितने प्रकार की होती है। यहां से कई प्रकार के सवाल आपके बनते हैं। इसके बाद में अगर भाषा के बाद में बात करें अपन, तो अब बात करेंगे अपन वर्णमाला की। किसकी बात करेंगे अपन? वर्णमाला की। और वर्णमाला किसको कहते हैं, वर्णमाला में कौन कौन शामिल है, तो वो शामिल कौन कौन है, एक तो स्वर है और एक कौन है, व्यंजन है। ये मोटी मोटी बातें आपको सवाल पूछे जाते हैं यहां से, और इनको कोई पढ़ता और नहीं है। कक्षा 5 की किताब में ये अब चलते हैं और सवाल यही से पूछे जाते हैं। अब छोटे सा जब सवाल पूछ लिया, अरे यार सवाल तो बहुत सीधा आया था, लेकिन मेरा तो गलत हो गया। अब ये क्यों हुआ सीधा आया? तब भी क्योंकि हमने छोटी चीजों पर ध्यान नहीं दिया। तो मैं आज आपको हिंदी को जीरो से उठाकर ला रहा हूं। यहां आपको क्या क्या पूछ सकता है, तो देखो, एक तो पूछ सकता है हिंदी शब्द के बारे में। ये जो हिंदी शब्द है, शुद्धि शुद्धि में आपको बिंदी वाला ज्यादा शुद्ध माना जाता है। बाकी हिंदी ये भी सही है, कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन शुद्धि अशुद्धि में कभी पूछ ले तो आपका शब्द है ये ज्यादा सही माना जाता है। दूसरी बात करें तो एक पूछता है हिंदी के परिवार के बारे में कि इसका परिवार कौन सा है। एक सवाल आपका ये पूछता है कि हिंदी कौन से भाषा परिवार से संबंध रखती है। एक पूछता है इसकी लिपि के बारे में कि इसकी लिपि कौन सी है। देखो, हमको ये छोटी चीजें अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। सबसे पहले अपन लिपि के बारे में बात करें, परिवार के बारे में बात करें, हिंदी शब्द के बारे में बात करें, तो मैं यहीं से चला रहा हूं आपका काम। देखिए साथियों, सबसे पहली बात मेरी आपको ध्यान लगाकर, कान लगाकर सुननी है अच्छे तरीके से। हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है फारसी भाषा से। अभी फारसी से क्यों हुई है? देखो, अलग अलग शब्द है, जैसे अंग्रेजी आपका फ्रेंच शब्द है फ्रांसीसी, जैसे उर्दू शब्द है आपका, तो उर्दू आपका तुर्की भाषा का शब्द है, हिंदी है तो आपका फारसी भाषा का शब्द है। लेकिन हमको और भाषाओं से क्या लेना देना, हम तो हिंदी पढ़ रहे हैं। तो हिंदी की बात करें तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। अब ये कैसे पढ़ा है इसको सुने। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन ज्यादा समीचीन जो मत लगता है वो ये है कि ईरान में एक फारस की खाड़ी है और फारस की खाड़ी के किनारे रहने वाले लोग हैं, वो बोलते समय वायु नाक द्वार से और निकालते, जैसे गूंगे की तरह ऐसे। तो वो जो उच्चारण करते थे वो उल्टा उच्चारण करते हैं अपन से। अपन जो उच्चारण करते हैं उससे, जैसे वो से उच्चारण है ना, वो से को है बोलते ऐसे। तो यहां पर एक नदी बहती है और उस नदी का नाम है सिंधु। क्या नाम है? देखो,
ये नाम है सिंधु। अब ये सिंधु नदी के किनारे रहते हैं लोग, तो सिंधु से शब्द चला और ये सिंधु बदल गया हिंदू में। किस में बदल गया? हिंदू में बदल गया। और ये हिंदू शब्द है ना, ये बदल गया हिंदी में, है ना। हिंदी की जगह पर हिंद आया और हिंद बदल गया आपका हिंदी में। ये देखो, अब आपको कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि भाई बताओ हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो हमारा उत्तर सीधा सीधा हो गया, किस शब्द से हुई है? सिंधु शब्द से हुई है। सिंधु किस में बदल गया? हिंदू में। और हिंदू किस में बदल गया? हिंद में। और हिंद किस में बदल गया? हिंदी में। यानी कभी कभी परीक्षाओं में ये क्रम पूछ लिया जाता है कि बताओ हिंदी की उत्पत्ति का सही क्रम क्या है। तो वहां चकमक आ जाते, क्योंकि तो पढ़ाई नहीं है अपन ने, कहीं पे किताबों में है नहीं है, एनसीईआरटी में है नहीं है, और सवाल पूछ लिया ऐसा। तो देखो कहां से चला? सिंधु, हिंदू, हिंद और हिंदी। ये क्रम आपको याद रखना है 100%। बात करें कि ये सिंधु जो विकसित हुई, ये जो भाषा विकसित हुई, ये कौन सी भाषा विकसित हुई? यहाँ पर फारसी, क्योंकि वहां खाड़ी कौन सी है? फारस की। अब ये फारसी कहां पर है? ईरान में, तो इसे ईरानी भी कहते हैं। और फारसी को कभी कभी तद्भव रूप में पारसी भी कह देते हैं। यानी ये तीनों का मतलब एक ही है। अब आपसे सवाल पूछेगा कि हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, तो मैंने क्रम वाइज लिखा है। या तो विकल्प में फारसी मिलेगा सबसे पहली बात, तो फारसी नहीं है तो आपको ईरानी मिल जाएगा, ईरानी नहीं है तो पारसी मिल जाएगा, तीनों में से एक ही मिलेगा। तो सवाल समझ में आ गया मेरा। यहां से आपको दुनिया भर की रामायण नहीं पढ़नी, परीक्षा ओरिएंटेड चीज आपको पढ़नी है। तो हिंदी शब्द है वो हिंदी कहां से चल रहा है? फारसी से। फारसी, ईरानी, पारसी का मतलब एक ही है। सबसे पहले आपका सही उत्तर होता है वो फारसी होता है। इसकी उत्पत्ति की बात करें हिंदी शब्द की, तो सिंधु शब्द से हुई है। और सिंधु हिंदू में बदला, हिंदू हिंद में, और हिंद किस में बदल गया? हिंदी में। एक बात क्लियर हो गई बिल्कुल। बात आते है इसके परिवार की। देखो परिवार की बात करते हैं अपन। भारत पाकिस्तान या भारत का जब बंटवारा नहीं हुआ था, तो देखिए यहां पर मैं बात कर रहा हूं आपसे, ये भारत है और एक जगह का नाम और लिख रहा हूं, इसको खूब जानते हैं आप, यूरोप। ये देखो, जब भारत विभाजन नहीं हुआ था तो भारत की भूमि का और यूरोप की भूमि का एक छोटा सा भूखंड यानी जमीन मिली हुई थी। अपन के गांव में देख लो, सीमाएं बनी हुई है, जैसे ये इधर का गांव दूसरा है, इधर का गांव दूसरा, बीच में एक डोड़ा बन रहा है, मेड़ बन रही है। ऐसे ही आप जिले जिले की सीमा देख लो, यहाँ हो गई ये फलाना जिला है, इधर इधर दूसरा जिला है। देशों की सीमा देख लो, इधर भारत है, इधर पाकिस्तान है। तो वहां जो लोग पास में रहते हैं तो मिली हुई भाषा बोलते हैं। तो मिली हुई भाषा, यहाँ भारत और यूरोप की एक मिली हुई भाषा थी जिसका नाम था भारोपीय। ये लो, अब ये भारोपीय भाषा यहाँ पर विकसित हुई, तो ये भारोपीय भाषा ने एक परिवार का रूप धारण कर लिया और ये बन गया आपका भारोपीय भाषा परिवार। ये लो साहब, सवाल क्लियर है। पूरे विश्व की बात करें तो 290 से करीबन इतने भाषा परिवार चलते हैं, जिनमें एक परिवार आपका भारोपीय भाषा परिवार भी है। और इसी से हमारी हिंदी का विकास हुआ है। यानी हमारी जो हिंदी है किस परिवार से संबंध रखती है, तो आपका उत्तर होगा भारोपीय। किसको मिलाकर बनाया? भारत और यूरोप को। तो परिवार समझ में आ गया आपको, कौन सा परिवार होगा आपका? भारोपीय भाषा परिवार। क्लियर है बिल्कुल, कोई टेंशन वाली बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है। बात करते हैं अपन लिपि की। तो लिपि की बात करें तो देखो, लिपि आपकी कौन सी है? देवनागरी है, देवनागरी। अब ये देवनागरी का विकास भी कहां से हुआ है? सबसे पहली बात तो ये देखेंगे, लिपि कौन सी है? देवनागरी। तो देखो भारत में दो लिपियां थी, ब्राह्मी और खरोष्टी। लेकिन भारत का और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो अशोक के शिलालेख कुछ तो पाकिस्तान में चले गए, कुछ भारत में रह गए। अगर भारत में जो रहे ज्यादातर उनकी लिपि ब्राह्मी थी। कौन सी थी? ब्राह्मी। ये लिपि ब्राह्मी लिपि थी। तो ब्राह्मी के लेख यहां पर मिलते हैं अपन को, और कुछ लेख आपको थोड़े बहुत मिल सकते हैं पाकिस्तान में। तो देखो ब्राह्मी लिपि से विकास किसका हुआ है? देवनागरी लिपि का। अब इसकी विशेषता क्या है? तो विशेषता दोनों की एक ही है, क्योंकि विकसित तो ब्राह्मी से हुई है। तो देखो इसको आप देखेंगे, वाएं
ये मेरा उल्टा हाथ, ये मेरा सीधा हाथ। तो अब मैं देखो लिखना किधर से चालू करूंगा बोर्ड पर, इधर से इधर लाऊंगा, इधर से इधर लाऊंगा। आप कॉपी के पन्नों पर लिखोगे तो इधर से लिखोगे, फिर इधर। ये उल्टा हाथ, इसको बोलते हैं वाया। क्या बोलते हैं इसको? वाया। वाया उल्टा हाथ। और वाये से किधर चलते हैं अपन? दाएं। वाये से दाएं। आप ऐसे लिखो, वाये से दाएं। तो ये लिख दिया मैंने, वाये से दाएं, यानी वाये से दाएं लिखा व पढ़ा जाता है। इनको क्या किया जाता है? लिखा व पढ़ा जाता है। लिखा व पढ़ा जाता है। यानी देवनागरी लिपि में कौन सी विशेषता मिलेगी आपको? कि बाएं से दाएं लिखेंगे और पढ़ेंगे। क्लियर? एक बात तो ये हुई इसकी विशेषता। हमेशा ध्यान रखेंगे, देवनागरी लिपि के बारे में सवाल पूछा जाता है इस लिपि के बारे में कि इस देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं हैं जिन्हें बाएं से दाएं लिखते हैं। तो आपको सवाल कैसे पूछेगा? देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो सबसे पहली भाषा कौन सी थी दुनिया में? संस्कृत। और संस्कृत की बेटी कौन है? हिंदी। ये तो हम जानते हैं, ये दो। तो इसके अलावा आपको एक तो नेपाली याद रखनी है और एक कौन सी याद रखनी है बताओ? मराठी। बस ये 4 भाषाएं आपको याद रख लेनी है। तो देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं शामिल है? संस्कृत, हिंदी, नेपाली और मराठी। क्लियर हो गई? बात करें कि भारत के संविधान में देवनागरी लिपि का वर्णन कहाँ मिलता है, तो आपको इसके बारे में याद रख लेना चाहिए। क्या याद रख लेना चाहिए? आपको याद रख लेना है कि संविधान का अनुच्छेद 343 और 343 की भी धारा 1, ये ले अंदर से बता दिया। राजभाषा हिंदी का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है। लेकिन देवनागरी लिपि में जो कहा गया देवनागरी लिपि के बारे में, वो ऐसे कहा गया अनुच्छेद 343 की धारा 1 में कि भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी होगी, उसकी लिपि देवनागरी होगी। ऐसा कह करके बताया गया किसमें? अनुच्छेद 343 की धारा 1 में। तो ये मैंने इतनी सी जगह में पूरी देवनागरी लिपि को समेट के रख दिया। इतना सा याद करना, इतनी सी सवाल आपके होते हैं। तो देखिए हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। और विकसित कहां से हुई है? ब्राह्मी से। ब्राह्मी और देवनागरी की दोनों की विशेषता क्या है? बाएं से दाएं लिखेंगे और पढ़ेंगे। बात करें कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा शामिल है? संस्कृत, हिंदी, नेपाली, मराठी। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में? 343 में। धारा की बात करें तो 1 में। क्लियर? परिवार कौन सा है? भारत और यूरोप को मिलाकर भारोपीय भाषा परिवार। बात करें हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, तो फारसी का है। फारसी विकल्प में नहीं है तो ईरानी है, ईरानी नहीं है तो पारसी है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? सिंधु से हुई है। इसका विकास किस क्रम में है? सिंधु, हिंदू, हिंद और हिंदी। याद रख लोगे? क्लियर है? बिल्कुल। ये लो साहब, यहां तक की कहानी तो अपन ने कंप्लीट कर ली। अब मैं आगे की बात करता हूं। आगे की बात करते हैं तो सबसे पहले आता साहब ये व्याकरण शब्द। ये आ गया व्याकरण शब्द। और ये जो व्याकरण है आपको जो मैंने लिखी है ये व्याकरण, इस शब्द पर कई सवाल बनते हैं। सबसे पहले तो पूछता है कि साहब व्याकरण शब्द है, इसमें कौन सी संधि है? क्या पूछेगा सवाल आपसे? कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? तो आप देख लो कौन सी संधि है, उत्तर निकालो। कितने उपसर्ग है? कितने उपसर्ग है? कितने उपसर्ग है? ऐरा सही संधि विच्छेद बताओ। सही संधि विच्छेद बताओ। हमको एक एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लेनी है, कुछ भी नहीं छोड़ना। व्याकरण के भाग हैं, व्याकरण के भाग, व्याकरण के भाग, भाग या प्रकार। ये कुछ सवाल जो मैंने लिखे हैं बड़े सीधे हैं, लेकिन आपको सीधे लग सकते हैं, लेकिन हर किसी को सीधे नहीं लग सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। तो देखो कौन सी संधि है, तो संधि का नाम पूछता आपको तो ध्यान रखना है, यण स्वर संधि का प्रयोग है इसमें। अब अपन संधि पढ़ेंगे तब पता चलेगा। कितने उपसर्ग है, तो हम बात करेंगे 2 उपसर्ग है साहब। 2 उपसर्गों का प्रयोग इसमें किया गया। 2 कैसे किए गए हैं तो बताता हूं मैं आपको। इसमें एक तो बी है, एक आ है और एक करण शब्द है। संस्कृत की बात करें तो क्री धातु से बना है, लंबा चौड़ा मामला, लेकिन हम संस्कृत क्यों पढ़े, हम तो हिंदी पढ़ेंगे।
बी प्लस आ धन करण, यानी उपसर्ग कितने हो गए साहब? 2 हो गए, ये 2 उपसर्ग है। बात करें कि व्याकरण के भाग कितने हैं, तो व्याकरण के भाग है 3। 3 कौन कौन से हैं? तो हमको 3 भाग याद रख लेने हैं, 3 भाग। व्याकरण का बंटवारा 3 भागों में किया गया है। 3 भाग कौन से हैं? तो देखिए, एक तो है आपका वर्ण विचार। कौन सा है? वर्ण विचार। क्लियर है? वर्ण विचार कौन सा है? वर्ण विचार। दूसरा कौन सा है? शब्द विचार। कौन सा है? शब्द विचार, है ना, शब्द विचार। और तीसरा कौन सा है? तो तीसरे के बारे में बात कर लेंगे। ये है तीसरा आपका वाक्य विचार। कौन सा है? वाक्य विचार। आपके ये जो 3 विचार दिए गए हैं, इन तीनों विचारों में पूरी हिंदी समाहित है। पूरी हिंदी, पूरी हिंदी वर्ण विचार में आपका स्वर, स्वर प्लस व्यंजन है ना, और उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान है। ये शब्द विचार लंबी चौड़ी कहानी है। इसमें वाक्य है, वाक्य भेद है, वाक्य के भेद, वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि। अब देखो, जितना भी मैंने बचा कुचा पाठ छोड़ दिया वो पूरा शब्द विचार है। शब्द है, शब्द के भेद है, फिर भेदों के भेद है। जैसे आपका तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, विकारी है विकारी, विकारी के भाग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अविकारी के भाग क्रिया, विशेषण, समुच्चयबोधक, संबंधबोधक, विस्मयादिबोधक, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, विलोम शब्द, युग्म शब्द, लिंग, वचन, कारक, काल, और राम रे पूरी कहानी सुना दी गुरुजी। ये पूरी किस्में है शब्द विचार में। बात क्लियर है? तो व्याकरण शब्द की जो उत्पत्ति है मैंने कंप्लीट बता दी। व्याकरण में कौन सी संधि है? यण है। कितने उपसर्ग है? 2 उपसर्ग है। सही संधि विच्छेद बी प्लस आ प्लस करण है। व्याकरण के भाग 3 है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। क्लियर है? मोटी मोटी चीजें बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। अगली बात मैं आपसे कर रहा था इस पर, किस पर? भाषा पर। आप में से कोई बताएगा कि भाषा किसको कहते हैं? तो भाषा बड़ी सरल है, बड़ी सरल है बिल्कुल। देखो, भाषा की बात करते हैं अपन, तो देखो, संस्कृत की एक धातु है, संस्कृत, संस्कृत की एक धातु है जिसका नाम है भास। और भास का अर्थ, तो भास का अर्थ क्या है? भास का अर्थ, भास का अर्थ होता है बोलना। क्या है? बोलना, कहना, बोलना या कहना। यानी हम बोलने को या कहने को ही भाषा कह सकते हैं। एक सरल मतलब तो ये हुआ, लेकिन इससे हमारी पार पड़ने वाली नहीं है। आपको पूछ सकता है भाषा की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो भाष से हुई है। और भाष का अर्थ क्या है? तो हमको सीधा पता है, बोलना है। यानी बोलने को हम भाषा कह सकते हैं, लेकिन ना इससे पार पड़ने वाली नहीं है। पार किससे पड़ेगी? तो मैं आपको लिखता हूं एक परिभाषा, बड़ी सरल सी, अभी समझ में आ जाएगी। ये लिख दी मैंने एक परिभाषा। और परिभाषा क्या लिखी है मैंने? तो देखो ध्यान से, विचार, भाव, संकेत, विचार, भाव, संकेत या संकेतों को आदान प्रदान, आदान प्रदान करने का साधन या माध्यम, करने का साधन या माध्यम ही, माध्यम भाषा होती है। आप देखो ध्यान से, आप समझ में आएगा। आपकी भाषा फ्रेंच, जर्मनी, कोई सी भी और मेरी हिंदी हो, आप बात बताओ, मेरी बात आप समझोगे ना? आपकी बात मैं समझूंगा ना? ना। तो फिर क्या करें? दोनों की भाषा एक होनी चाहिए।
तभी तो विचारों का क्या होगा, आदान प्रदान, मेरी बात आप तक, आपकी मुझ तक। तो मैंने यही तो कहा है, विचार भाव, मेरे भावों को भी तो, अंदर की बातों को भी तो कह सकता हूं, किनके माध्यम से, संकेतों के माध्यम। तुम कहो सर संकेत भाषा कैसे हुई, बिल्कुल तुमने ऐसे पूछा क्लास में छुट्टी लेने के लिए उंगली खड़ी कर दी ऐसे, तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, बताओ। फिर तुमने कहा प्यास लग रही है, और फिर मैंने कह दिया ये ले जा। न तो स्टूडेंट बोल रहा न टीचर बोल रहा, ये क्या है, संकेत। यानी संकेतों से भी भाषा को समझ सकते हैं। समझ गए आप? आजा, इशारा कर दिया, ये क्या है, संकेत है, लेकिन ये इसमें भाषा छुपी हुई है। तो देखिए आप, विचार भाव संकेतों को आदान प्रदान करने का साधन या माध्यम कौन होती है, भाषा होती है। समझ गए आप बात? तो भाषा किसको कहेंगे, विचार आदान प्रदान करने का साधन या माध्यम भाषा होती है। मुख्य रूप से देखेंगे, मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है साहब? मुख्य, किंतु तीसरा रूप भी मिलता है, तीसरा रूप भी मिलता है। कौन कौन सी है भाई, बताओ जी। तो नंबर 1 पर तो आती है मौखिक, नंबर 2 पर आती है लिखित। ये तो दोनों तो है आपकी मुख्य रूप से दो प्रकार, लेकिन तीसरा प्रकार है वो कौन सी है, वो है सांकेतिक। कौन सी है? सांकेतिक। संकेत में एक प्रत्यय जोड़ दिया, बन गई सांकेतिक। तो मौखिक जिस भाषा को मुख से बोला जाता है, कानों से सुना जाता है और तुरंत परिणाम प्राप्त होता है, वह होती है मौखिक। लिखकर व्यक्त किया जाए वो लिखित। और सांकेतिक भाषा संकेतों के माध्यम से, मैंने आपको संकेत किया, अभी बुलाया, ऊपर छत पे से नीचे बुलाया, आपने इशारा किया, आपने आंख मारी, कुछ भी किया, ये सब क्या है, आपके संकेत है। मैंने आपको बुलाया, किसी को इशारा किया, समझाना, ये सब सांकेतिक भाषा है। वैसे ब्रेल लिपि इनके जो अंधों के लिए चलाई जाती थी वो सांकेतिक भाषा के लिए थी, लेकिन आजकल तो सभी खूब संकेत कर रहे हैं, आप भी जान रहे हो, ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार की भाषाएं थी। क्लियर है? बिल्कुल। इसके बाद बात करें भाषा की इकाइयों पर, तो देखो भाषा की इकाइयों के आपको 4-5 सवाल बिल्कुल क्लियर कर लेने अच्छे तरीके से। ये देखो, एक सवाल तो आता है आपका, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई सब ध्यान रखेंगे, पहली ई छोटी है और दूसरी ई बड़ी है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। दूसरा सवाल अपन याद रखेंगे, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। तीसरा सवाल आप याद रखेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगला सवाल अपन याद रखेंगे, और तो कुछ चलेगा नहीं, इस पे यही चलेगा। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाव के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाव के आधार पर भाषा की इकाई। ऐसे सवाल पूछते हैं तब हम चकमा खा जाते। चकमा बिल्कुल नहीं खाना राजाओ, एकदम सीधा मामला है।
देखिए ध्यान से, मैंने एक सवाल में तो लिखा है मौखिक, एक में लिखा है लिखित, लेकिन भाई साहब एक सवाल ऐसा लिखा जिसमें कुछ भी नहीं लिखा है, न मौखिक है न लिखित है। एक सवाल ऐसा लिखा जिसमें अर्थ लिखा है, एक सवाल ऐसा लिखा जिसमें भाव लिखा है। तो ध्यान क्या रखेंगे, अगर आपसे मौखिक नाम देता है तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है वो ध्वनि है, यानी सबसे पहले हमको ध्वनि की आवश्यकता होती है। सबसे पहले किसकी आवश्यकता होगी, ध्वनि की, है ना। और ध्वनि के लिखित संकेतों को लिख देते हैं तो वो कहलाते हैं वर्ण। यानी देखो आप, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कहे या अखंडित इकाई कहे, वह कौन है, वर्ण है। और लिखित भी नाम नहीं दे, सीधा ही दे दे तो भी उत्तर आपको करना है वर्ण। चाहे वो लिखित पूछे चाहे वो सबसे छोटी पूछे, किसी भी शब्द को बोलने के लिए हमको इकाई की आवश्यकता है वर्ण की। इसके बाद में अर्थ के आधार पर है जो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो देखो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है वह कौन है, शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द है ना। और रवि एक मिनट फोन करता हूं सर, एक मिनट रुको, है ना, जस्ट कर रहा हूं। तो देखिए ध्यान से, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है वह कौन है, शब्द। और भाव के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो भाव हम बिना वाक्य के नहीं समझ सकते, किसी के भावों को हम वाक्य के बिना समझ ही नहीं सकते किसी भी चक्कर में। तो देखिए आपको पांचों इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है, लिखित वर्ण है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण है, अर्थ का नाम लेता है तो अर्थ शब्द का ही निकलता है, जिसका अर्थ नहीं निकलता वह शब्द होता ही नहीं है। और भाव के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है वह कौन है, वाक्य। क्लियर है, बिल्कुल। तो देखिए ध्यान से, अपन ने बात कर ली है यहां तक की। अपन आगे जो इससे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन वर्णमाला को, है ना भाई। तो वर्णमाला को अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, वर्णमाला को, इसको अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहां तक की बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। मैंने कोई भी चीज यहां छोड़ने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की है, यहां से आपको एक एक चीज क्लियर कर दी है। और यहां से सवाल बिल्कुल अच्छे तरीके से आने वाले हैं। ये व्याकरण शब्द बता दिया है, ये भाषा बता दी है, भाषा की इकाइयां बता दी है। आप इतना पढ़िए, फिर वर्णमाला पढ़ेंगे, वर्णमाला किसको कहते हैं, वर्णमाला के भेदों को पढ़ेंगे। इसके बाद में स्वर, स्वर के भेद, फिर व्यंजन, व्यंजन के भेद, इसके बाद में आप उच्चारण स्थान, कंप्लीट हो जाएगा वर्ण विचार, फिर शब्द विचार। इस तरीके से अपन एक एक चीज को पढ़ते चलेंगे। साथियों कैसी लग रही क्लास आपको कमेंट करके जरूर बताना है, कोई सलाह देनी हो तो भी जरूर देनी है। आपके आभारी हैं सर। तो साथियों यहीं तक के लिए आज मुलाकात होगी। नमस्कार सभी को, थैंक यू, धन्यवाद, जुड़े रहिए हमसे। और कोई नई सलाह आपको देनी हो कमेंट बॉक्स में लिखे, कोई सवाल नहीं आ रहा कमेंट में लिखे, आपको निश्चित रूप से उस सवाल का जवाब मिलेगा। थैंक यू सो मच।